पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चू फेंग उस जिलिंग के साथ 10,000 डीमन माउंटेन के अंदर आकर पहुंच चुका था। यहाँ पर आने के बाद उसको एक बहुत ही कमाल असुरा एक्स के बारे में पता चलता है, जिसके जरिए चू फेंग बहुत अच्छा अटैक कर सकता है। तो जैसे यहाँ पर वो असुरा एक्स को हासिल करता ना, जितने भी बदमाश लोग थे जो मास्टर वगैरह यहाँ पर आए हुए थे, उनको भी वो असुरा एक्स चाहिए था। तो वो चू फेंग से लड़ना शुरू कर देते हैं कि मुझे वो एक्स चाहिए तुम्हारा वाला। और चू फेंग अपनी पावर का यूज करते हुए उनको खूब मारता, मार कर वो उनकी वाट लगा चुका था। तभी हम देख पाते हैं कि किसी ने प्रिंस के ऊपर अटैक कर दिया था। इस वजह से उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है, जो देखकर चू फेंग और जिलिंग दोनों परेशान हो चुके थे कि अब हम यहाँ पर क्या करेंगे। वो उसको ठीक करने में लग जाते हैं, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में चू फेंग जो था वो अपना कल्टीवेशन करने में लगा हुआ था। वो अपनी कल्टीवेशन पावर को इंक्रीज कर रहा होता है। काफी देर की मेहनत के बाद जब वो थोड़ी बहुत पावर को इंक्रीज कर लेता है, तो क्वीन उससे कहती है कि तुमने जितनी पावर को इंक्रीज किया है वो काफी नहीं होगा, तुम्हें और ज्यादा पावर को इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा जो एक्स है वो लेने के लिए दुश्मन कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। उसी के साथ साथ हमारा टारगेट है उस मंकी को बचाना जो कि घोस्ट टावर के अंदर रहता है, और सुमी और उसकी बहन को भी बचाना। तो इतना सब काम तुम्हें करना है, तो तुम्हें जल्द से जल्द खुद को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा और जल्दी जल्दी अपने ब्रेक थ्रू करने पड़ेंगे, वरना फिर ज्यादा चांस नहीं लग रहा है कि तुम जल्दी जल्दी अपने दुश्मनों की वाट लगा पाओगे। तो चू फेंग भी कहता है कि बात तो तुम सही कह रही हो। और जैसे वो ये कह रहा था कि तभी वहां पर कुछ लोग आकर पहुंच जाते हैं जो सभी चू फेंग को घेर लेते हैं। उनका टारगेट एक ही था कि चू फेंग से उनको वहां पर वो घोस्ट एक्स चाहिए जो कि उसकी है। वो सभी चू फेंग से कहना शुरू कर देते कि अगर तू इज्जत से हमारे हवाले वो घोस्ट एक्स कर देता है तो हम तेरी जान बख्श देंगे, वरना तुझे जान से मार दिया जाएगा। तो चू फेंग कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, मैं तो तुम्हें यहाँ पर मेरी घोस्ट एक्स नहीं देने वाला, लेकिन अगर तुमको ये चाहिए तो ठीक है, तुम्हें मुझे 1 मिलियन स्पिरिट पिल देने पड़ेंगे। अगर तुम्हें देने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर ये घोस्ट एक्स दे दूंगा। पर चू फेंग ने यहाँ पर बढ़िया वाला दिमाग लगाया था। उसने क्वीन के साथ मिलकर प्लान बनाया था कि अगर ये लोग 1 मिलियन पिल दे देते हैं ना, तो वो लेने के बाद वो यहाँ से तुरंत अपनी एक्स को लेकर भाग जाएगा, यानी कि अपनी कुल्हाड़ी को लेकर भाग जाएगा, अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड वाली एक्स नहीं। तो चू फेंग की बातों में आने के बाद जितने भी वो मास्टर वगैरह थे तुरंत ही 1 मिलियन पिल का बंदोबस्त कर देते हैं, और वो यहाँ पर चू फेंग को वो पिल लाकर दे चुके थे। पर जैसे ही वो पिल चू फेंग के हाथ लगती है, चू फेंग तुरंत ही वहां से पिल भी उठाता है और अपनी कुल्हाड़ी भी लेकर वहां से भाग निकलता है। वो सारे के सारे बदमाश उसका पीछा करते रह जाते हैं, लेकिन वो कुछ भी उसका नहीं बिगाड़ पाए थे। जो भी उसके ऊपर अटैक करने आता, चू फेंग उस सभी की वाट लगा दिया करता, और सभी की वाट लगाने के बाद वो आराम से वहां से कल्टी मार चुका था। और सारे के सारे मास्टर हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाते हैं। उनका दिमाग खराब हो गया था कि हम चू फेंग को नहीं छोड़ने वाले, वो बचेगा नहीं, चाहे वो दुनिया के किस भी कोने में क्यों ना चला गया। पहले तो उससे सिर्फ हमें यहाँ पर एक्स चाहिए था, अब तो हमें यहाँ पर उससे वो 10 लाख पिल भी चाहिए जो कि उसने हमारी ले ली। तो चू फेंग तो यहाँ से भाग चुका था। वहीं यहाँ पर प्रिंस जो होता है ना, वो अपने आप को रिकवर करने में लगा हुआ था। उसको चोट तो लगी थी, लेकिन फिर भी वो काफी हद तक के खुद को रिकवर कर चुका था। वो हैरान था कि मुझे यहाँ पर आखिर बचाया तो बचाया किसने। तो एक मास्टर होता है, वो उसको बताता है कि चू फेंग और जिलिंग ने तुम्हें बचाया है और तुम्हें यहाँ पर लेकर आया। प्रिंस को बहुत ज्यादा गुस्सा था कि मैं उन सुप्रीम विला वालों को नहीं छोड़ूंगा, उन लोगों ने यहाँ पर मुझ पर अटैक किया था, उनकी तो अब खैर नहीं। तो वहीं हम चू फेंग को देखते हैं, वो वापस से अपना कल्टीवेशन करने में लगा हुआ था। अब उसको इतनी सारी पिल तो मिली गई है, तो उसके जरिए वो अपनी कल्टीवेशन को काफी हद तक के बूस्ट कर पाता है। थोड़ी देर की मेहनत के बाद ही उसकी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा आगे चली जाती है। हालांकि वो ब्रेक थ्रू नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो ब्रेक थ्रू करने के कगार पे पहुंच चुका था। तो कोई चू फेंग से कहती कि वाह कमाल कर रहे हो, जल्दी जल्दी अपनी पावर को इंक्रीज कर रहे हो, तो ये तो बहुत बढ़िया बात है तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हारे पास 1 मिलियन पिल थे, उसके जरिए भी तुम ब्लू रोब स्पिरिटिस्ट नहीं बन पाए, क्योंकि ब्लू रोब स्पिरिटिस्ट बनना बहुत मुश्किल काम होता है। तो चू फेंग कहता है कि मुझे सुमी और सुरु को बचाना है ना, तो उसके लिए मुझे जल्द से जल्द ब्लू रोब स्पिरिटिस्ट बनना पड़ेगा, और ये करने के लिए मुझे और ज्यादा रिसोर्सेस लगेंगे। तो जब यहाँ पर चू फेंग की बात ही कर रहा था कि तभी उसको बाहर से जिलिंग की आवाज सुनाई देती है कि वो यहाँ पर आकर पहुंच चुकी है। चू फेंग हैरान कि तुम्हें क्या बस सबसे पता कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, तुम यहाँ पर कैसे आए। तो जिलिंग जो थी वो यहाँ पर चू फेंग से चिपकना शुरू कर देती है, और वो काफी अजीब हरकत कर रही थी कि मेरे ग्रैंडपा ने तुम्हें बताया कि यहाँ पर तुम हो, तो इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए आ गई। क्वीन भी यहाँ पर चू फेंग से कह रही थी कि मुझे जिलिंग ठीक नहीं लग रही है, ऐसा लग रहा है किसी के ऊपर ना किसी तरह की दवा का असर है, इस वजह से वो अपने होश में नहीं है, उसको नहीं पता कि वो क्या कर रही है। जिलिंग यहाँ पर चू फेंग से कह रही थी कि मैंने देखा कि तुम यहाँ पर ना एक बहुत ही खास तरह के फॉर्मेशन को सीखे हो, जिसकी वजह से तुमने उन मास्टर वगैरह को भगाया था जो तुम्हारा एक्स लेने के लिए आए थे, और मैं तो ये भी सुनी हूँ कि तुम उस वजह से इंजर्ड हो गए, तो मैं वही तुम्हारा हाल देखने के लिए आई हुई थी। लेकिन चू फेंग समझ चुका था कि ये जिलिंग तो मुझे नहीं लग रही, इसके साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो कहता है कि बताओ मुझे कि तुम्हारी सच्चाई क्या है, मैं वरना तुम्हें मार डालूंगा। तो ये सुनते साथ ही जिलिंग जो थी तुरंत ही अपना वेपन उठाती है और सीधा चू फेंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर चुकी थी। तो चू फेंग भी अपनी पावर का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारी सच्चाई जान कर रहूंगा कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जिलिंग को पोजेस करने की। लेकिन जिलिंग तो अपने ही मन में थी, वो यहाँ पर चू फेंग के ऊपर एक के बाद एक करते हुए कई सारे अटैक करती है, लेकिन चू फेंग उसके सभी अटैक से बचता जा रहा था। चू फेंग ये नोटिस करता है
फाइट के दौरान कि ये ज़िलिंग के जितने भी अटैक है ना वो उसके तो नहीं लग रहे, मतलब ये अटैक किसी और के हैं। और ऐसा लग रहा था कि वो अटैक को पहले भी कभी झेल चुका है, मतलब हो सकता है कि उसका कोई पुराना दुश्मन होगा जो यहाँ पर ज़िलिंग का भेस बदल के आया हुआ है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन अभी चूफेंग कंफर्म नहीं था कि आखिर ये कौन हो सकता है और कौन ही वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आएगा। तो चूफेंग को इतना पता था कि अगर वो यहाँ पर ज़िलिंग को नहीं मारता है तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसेगा। ज़िलिंग चूफेंग से कहने लग जाती कि तुमने मेरे प्लान को कई बार बर्बाद करने की कोशिश की है, कई बार मेरे प्लान को खराब किया, इसलिए मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। वो चूफेंग के ऊपर अटैक करते करते उसकी हालत खराब कर चुकी थी, लेकिन फिर भी चूफेंग यहाँ पर उससे मुकाबला करते जा रहा था। तो वहीं प्रिंस जो होता है वो सारी की सारी चीजों के ऊपर नजर रखे हुआ था। वो ये चीज देखकर काफी हैरान रह चुका था कि चूफेंग अभी बिना मतलब की मुसीबत में पड़ गया। चूफेंग ने मेरी जान बचाई तो क्या मुझे उसकी जान बचाने के लिए जाना चाहिए, लेकिन उसको उम्मीद होती है कि चूफेंग यहाँ पर आसानी से ज़िलिंग से तो बच ही जाएगा। और ऐसा भी होता है। चूफेंग यहाँ पर जितनी भी अटैक ज़िलिंग करने की कोशिश करती वो उसके सभी अटैक से बचता जा रहा था। पर अब ज़िलिंग को मारने के लिए वो अपने तुरंत ही व्हाइट टाइगर स्प्रेड को समन कर लेता और उसके जरिए उसने यहाँ पर जैसे अटैक देकर मारा था ज़िलिंग की हालत खराब हो जाती है। वो उस अटैक को नहीं झेल पाती और वो अधमरी हो चुकी थी। और तब तक कि वहाँ पर असली वाली जो ज़िलिंग थे ना वो भी आकर पहुंच जाती है। उसको देखकर तो चूफेंग की जान में जान आती है कि यहाँ पर असली वाली ज़िलिंग आ गई ना, अब इस नकली वाली की वाट लगना तो बिल्कुल तय है। तो इस चीज को देखकर नकली वाली ज़िलिंग जो थी वो कहने लग जाती कि मुझे लगा था कि मैं आसानी से तुम जैसे चूफेंग जैसे बचकाने को हरा दूंगी, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि तुम्हें हराना इतना मुश्किल होगा। इसलिए तो मैं पूरी तैयारी के साथ आई भी नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पर लगता है कि मैंने गलती कर दी। तैयारी के साथ आना चाहिए था, तभी मैं तुमको हरा पाती, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मेरी जान चली जाए मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें तो मार कर रहूंगी, तुम बचोगे नहीं। वो वापस से किसी और खास तरह की टेक्निक को यूज कर लेती है। और जैसे उसने यहाँ पर अपना ऑरा एक्टिवेट किया था, चूफेंग भी देखकर हैरान हो जाता है कि अब तो पक्का लग रहा है कि ये ऑरा मैंने कहीं महसूस किया, पर कहाँ महसूस किया मुझे याद नहीं आ रहा। कोई ना कोई तो ये मेरा पुराना दुश्मन है, पर ये कौन है समझ नहीं आ रहा। देखते ही देखते वो जो नकली वाली ज़िलिंग थी वो किसी डीमन में बदलने लग गई थी और वो बिल्कुल डीमन जैसी नजर आ रही होती है। उसका एक हाथ भी बहुत मॉन्स्टरस हो चुका था और अपने डोले शोले दिखाते हुए वो उस हाथ के जरिए चूफेंग के ऊपर अटैक करने को तैयार थी। तब इस अटैक को देखने के बाद चूफेंग समझ जाता है कि असल में ये तो यान तियान है, वही यान तियान जिसको हमने शुरुआत के एपिसोड में देखा था और उसके पूरे के पूरे सेट को चूफेंग ने बर्बाद करके रख दिया था। इसका मतलब वही था वो जो कि नकली ज़िलिंग बनकर आया था चूफेंग को मारने के लिए। चूफेंग और ज़िलिंग असली वाली दोनों तुरंत अपने आप को प्रोटेक्शन बैरियर के अंदर डालते हैं और उसके जरिए वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे उसे यान तियान के अटैक से। जिस वजह से यान तियान का अटैक उनका कुछ नहीं कर पाता, पर उनका फॉर्मेशन थोड़ी अटैक झेलने के बाद वो टूटने लग गया था। चूफेंग अपनी पावर का यूज करते हुए अपने फॉर्मेशन को स्ट्रॉन्ग बनाता, लेकिन फिर भी वो फॉर्मेशन टूट चुका था। यान तियान बहुत ज्यादा गुस्से में था और अब वो अपने असली रूप में आ जाता है कि अब चूफेंग मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जितने भी मास्टर वगैरह तुझ पर अटैक करने के लिए आए थे ना, उन सभी को बुलाने वाला मैं ही था। मैंने यहाँ पर उनको मैनिपुलेट किया था कि वो तुम्हारे ऊपर अटैक करे और तेरी जान ले ले, लेकिन तू उनसे भी बच गया। हर बार तो बचता हुआ है, लेकिन इस बार तू नहीं बचेगा। इस बार मैं अपने हाथों से तेरी जान लेने वाला हूँ, चाहे तू कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, तू कहीं भी बचकर नहीं जाने वाला। वो चूफेंग को मारना शुरू कर देता, लेकिन यहाँ पर ज़िलिंग जो थी वो भी चूफेंग की हेल्प करने के लिए आती, पर वो तो ज़िलिंग को उठापटक मारने लग जाता है। ज़िलिंग तो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रही थी और चूफेंग अकेला रह जाता है। चूफेंग और यान तियान के बीच में बैटल शुरू हो चुका था, लेकिन फिर भी यहाँ पर ज़िलिंग और चूफेंग अपनी जान लगाते हुए उस यान तियान को मारने में लगे हुए थे। यान तियान कहता है कि तुम दोनों लव बर्ड, तुम दोनों को तो मैं ऐसे ही खत्म कर दूंगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। देखता हूँ कि तुम लोग यहाँ पर मेरा क्या ही बिगाड़ लेते हैं। वो अपनी कई सारी डिमोनिक टेक्निक का यूज करता है और उसके जरिए वो बहुत सारे अटैक करने लग जाता है चूफेंग और ज़िलिंग के ऊपर। वो दोनों परेशान हो चुके थे, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कहाँ से इस अटैक को रोकेंगे। एक अटैक को रोकने जाते जाते कि दूसरा और तीसरा अटैक भी वहाँ पर वो यान तियान कर चुका होता, जिस वजह से उनकी हालत खराब होने लग जाती है। लेकिन फिर भी वो यहाँ पर उसके अटैक को रोकने में लगे हुए थे। वो यान तियान छोड़ने वाला नहीं था चूफेंग को। इतना अच्छा मौका उसको मिला है, वो कैसे छोड़ सकता है। पर चूफेंग जो होता है तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और अपने विंग्स को वो समन कर चुका था और उसके जरिए वो यहाँ पर यान तियान से फाइट करने लग जाता है। वहाँ पर वो अपनी पावर को यूज कर रहा था, तो वही यहाँ पर वो जो ज़िलिंग होती है और उसको एक खास तरह की बेल दिया था ना चूफेंग ने, वो उसका यूज कर ली थी। दोनों के दोनों अपनी पावर का यूज करते हुए अब यहाँ पर यान तियान की बजाने के लिए तैयार थे। जैसे ही ज़िलिंग अपनी बेल को यूज करती है, यान तियान को अलग अलग विजन नजर आने लग जाते हैं और विजन के अंदर वो कुछ और ही चीज को देखता है। यान तियान देखता है कि वो किसी गुफा के अंदर आकर पहुंच चुका है और यहाँ पर उसके सेट के जितने भी पुराने डिसेबल वगैरह ना वो सब यहाँ पर मौजूद है और वो सब यहाँ पर मर रहे हैं, क्योंकि उसका सेट तो वैसे भी बर्बाद हो गया था। तो यहाँ पर उसके सारे डिसेबल कह रहे थे कि यान तियान तूने ही यहाँ पर हमारे सेट को बर्बाद किया और हम सबकी जान लिए, हम सबकी मौत का जिम्मेदार ना अकेला तू ही है, तेरी वजह से हम सबको यहाँ पर मरना पड़ा, तो हम यहाँ पर अपनी मौत का बदला तुझसे ही लेने वाले हैं। उसको अजीब अजीब विजन आने लग गए थे और उसके जरिए वो यहाँ पर यान तियान को परेशान करने की कोशिश में लगे हुए थे। यान तियान भी कहता है कि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने जो यहाँ पर किया है हमेशा अपने फायदे के लिए किया, मुझे मेरे फायदे के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता, तुम सब मर जाओ, मुझे इससे क्या ही फर्क पड़ता है। वो यहाँ पर जितने भी विजन के अंदर लोगों को देख पा रहा था ना, वो उन सभी को मारना शुरू कर देता है कि मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। एक के बाद एक करते हुए वो सभी को मारने लग गया था, लेकिन जितना वो मारता सभी वापस से लौट कर आने लग जाते
जाते क्योंकि ये सारे इल्यूजन थे, तो इल्यूजन ऐसे कैसे खत्म होने वाला है। यान यहाँ पर कहने लग जाते कि देखो इस दुनिया के अंदर ना अच्छा या बुराई नाम की कोई चीज नहीं होती है, चीज होती है तो सिर्फ पावर नाम की। जिसके पास पावर है वही सब कुछ कर सकता है, अच्छा या बुराई का ढोंग रचाकर कोई मतलब नहीं। तो इसलिए तुम मुझसे उम्मीद मत लगाओ कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। मेरा मकसद है 9 प्रोविंस के अंदर पूरी तरह से कब्जा करना, और ये करने के लिए मुझे मेरे सेट को बर्बाद करना पड़े या फिर कुछ भी चीज को दाव पर क्यों ना लगाना पड़े, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे ये पूरी दुनिया चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पर वो चुड़ैल आकर पहुंच जाती है जिसके साथ उसने मतलब यान ने साथ दिया था उसको, वो उसी के लिए काम करता था। चुड़ैल यहाँ पर आकर सीधा अपना डैगर घुसा देती है यान के अंदर, उससे कहती है कि यान तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया, मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं लगाई थी, और मुझे डिसअपॉइंट करने का अंजाम तो तुम जानते ही हो। यहाँ पर जैसे ही वो यहाँ पर डैगर घुसाई थी ना, रियलिटी में हम देख पाते हैं कि असल में वो डैगर चू फेंग ने घुसा दिया था उसी यान के अंदर, जिस वजह से यान की हालत पूरी तरह से खराब थी और वो बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। लेकिन तब तक उसने अपना इल्यूजन तोड़ दिया था, वो अपने इल्यूजन के अंदर से बाहर आ चुका था। बाहर आने के बाद वो चू फेंग से कहना चाहता है कि चू फेंग तुम मरेगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, आज मैं तेरी जान लेकर रहूंगा, तूने बहुत परेशान कर लिया मुझे और पूरी तरह से बर्बाद करके रखा है, अगर तू नहीं होता ना तो मैं इतना बर्बाद भी नहीं हुआ होता, तो आज मैं यहाँ पर तुझे मार कर अपना सारा का सारा बदला लूंगा। वो वापस से चू फेंग के ऊपर अटैक करने जा चुका था, लेकिन चू फेंग अब रुकने वाला नहीं था। वो अपना एकदम डीमन ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर लेता है जो कि उसी असुरा एक्स की वजह से आ रहा था। वो जब भी अपने असुरा एक्स की पावर को यूज करता है ना, वो उसका एक डीमन ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, और उसके जरिए जब उसने यहाँ पर अटैक करने की कोशिश की तो यहाँ पर वाट लग गई थी उसे यान की, वो दूर जाकर फेंका जाता है, उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी उसके साथ हुआ क्या, और एक ही अटैक में लग रहा था कि यहाँ पर उसकी जान जा चुकी है। चू फेंग जल्दी से ज़िलिंग के पास जाता है क्योंकि उसकी भी हालत काफी खराब लग रही थी, वो उसको संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ज़िलिंग कहती है कि फिक्र मत करो मैं ठीक हूँ। तभी यान के पास से कुछ अजीब सा मास्क जैसी चीज बाहर निकल कर आती है, तो चू फेंग उससे कहने लग जाता है कि मैंने सुनकर रखा है ना, ये मास्क एक बहुत ही खास तरह का मास्क होता है, इसको यूज करने के बाद किसी का भी जो अपीयरेंस होता है ना वो चेंज हो जाता है, मतलब इंसान बदल सकता है अपने आप को, जिस तरह से यान ने खुद को बदला ज़िलिंग के अंदर। तो चू फेंग उस मास्क को अपने पास रख चुका था कि क्या पता आगे चलकर ये इसके काम आ जाए। तो इसके बाद हम यहाँ पर उसी चुड़ैल को देख पाते हैं जिसके लिए वो यान काम करता था। वो चुड़ैल बहुत ज्यादा गुस्से में होती है क्योंकि उसको पता चल चुका था कि यान की हालत खराब हो चुकी है और शायद वो मर गया। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यान कैसे मर सकता है, वो निकम्मा किसी काम का नहीं निकला। वो यहाँ पर अपने ही कई सारे साथियों को मारकर उसकी ब्लड पावर को निचोड़ने लग जाती है ताकि उसके जरिए वो अपनी पावर को इंक्रीज कर सके। वो कई सारे लोगों को मारकर उनकी ब्लड पावर को डिवोर करते जा रही थी, और ये करने के बाद वो कहती कि आज तो मजा ही आ गया, कमाल की पावर मुझे मिली है इन सारे के सारे लोगों का ब्लड डिवोर करने के बाद। वहाँ पर उसका बेटा भी होता है जो अपनी माँ को कांग्रेचुलेशन करते हुए कह रहा था कि माँ आपको कांग्रेचुलेशन है, जो आपने जाओ डायनेस्टी और लियो डायनेस्टी दोनों को अपने कंट्रोल में ले लिया, उनको पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में जकड़ चुके हैं और वहाँ पर आपका राज हो चुका है। तो अब बताइए कि आपका नेक्स्ट टारगेट क्या होने वाला है। तो यहाँ पर वो चुड़ैल कहती है कि अब मेरा नेक्स्ट टारगेट होने वाला है बर्निंग हेवन फ्लेम सेक्ट। मैंने यहाँ पर सुनकर रखा है कि ये सेक्ट काफी टाइम पहले खत्म हो गया था, वहाँ का कोई भी बंदा मौजूद नहीं था, लेकिन मुझे अभी खबर मिली कि एक पागल आदमी को देखा गया जो इधर उधर भटक रहा है। तो एक काम करो, उस पागल आदमी की अच्छे से जानकारी निकालो, मुझे उसके बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। कहीं ये वही पागल आदमी की बात तो नहीं करी थी जिसको चू फेंग बचपन में मिला था। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर वो कौन हो सकता है। वो चुड़ैल कहना लग जाती कि अब यान तो मर ही चुका है, तो 9 प्रोविंस के अंदर कब्जा करना थोड़ा सा और आसान हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी 9 प्रोविंस के अंदर जितने भी सेट है वो सभी आपस में एक दूसरे से बहुत ज्यादा दुश्मनी रखते हैं, तो इनको आपस में लड़ा देते हैं। जब एक दूसरे से लड़कर ये खत्म हो जाएंगे तो 9 प्रोविंस मेरी मुट्ठी में आ जाएगा, उसके बाद मुझे कुछ खास करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो वहीं हम यहाँ पर प्रिंस को देख पाते हैं, उसको जैसे यहाँ पर उस चुड़ैल की सारी बातें पता चलती है ना, वो यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। उसके साथ वो जो मास्टर होता है वो भी परेशान था कि लगता है कि अब 9 प्रोविंस जो है ना वो वहाँ पर उथल पुथल मचने वाली है, वहाँ पर शांति नहीं रहेगी। तो उसको ठीक करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें अभी से तैयारी करनी होगी। मास्टर प्रिंस से कहता है कि प्रिंस तुम्हें इतनी कल्टीवेशन बढ़ानी पड़ेगी, जल्द से अपनी कल्टीवेशन बढ़ाओ क्योंकि खतरा बहुत बड़ा आने वाला है हमारे ऊपर। तो वहीं चू फेंग जो था ना उसके पास वही मास्क था, वो ज़िलिंग से कह रहा था कि ज़िलिंग तुम्हें पता है कि इसको कैसे यूज करते हैं, क्योंकि मुझे यूज करना आ ही नहीं रहा। तो ज़िलिंग कहती है कि इसको बस यूज करो, अपने चेहरे पे लगाओ और जिस इंसान के अंदर अपने आप को कन्वर्ट करना ना उसकी पिक्चर अपने दिमाग में डाल लो, उसके बारे में सोचोगे तो तुम वैसे ही बन जाओगे। तो जैसे चू फेंग यहाँ पर ये करता ना, वो अपने आप को ज़िलिंग में ही कन्वर्ट कर लेता। ज़िलिंग देख के परेशान कि तुम मेरे बारे में ही सोच रहे थे क्या कि तुमने अपने आप को मुझ में ही कन्वर्ट कर लिया। तो इस चीज को देख कर वो गुस्सा हो चुकी थी। चू फेंग उससे कहता है कि अरे बस मुझे माफ कर दो, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर कर क्या रही थी, तुम मुझे ढूंढते हुए आई थी क्या? तुमने तो कहा था कि तुम तब तक मुझे नहीं मिलेगी जब तक कि तुम अपना ब्रेक थ्रू नहीं कर लेते, तो क्या तुमने अपना ब्रेक थ्रू कर लिया तब मुझसे मिलने के लिए आई हो? तो ज़िलिंग कहती है कि हाँ ऐसा ही कुछ समझो, मैंने अपना ब्रेक थ्रू कर लिया और ब्रेक थ्रू करने के बाद मैं अकेले बोर हो रही थी कि मैं करूँ तो करूँ क्या, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ पर आ गए ताकि हम कुछ एडवेंचर भरे सफर पर जा सके और इससे मेरी जो बोरियत है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। जैसा वो आगे बढ़ी थी उसको वहाँ पर कई सारे बर्ड्स नजर आते हैं, कई सारी तितलियां थी, कई सारे परिंदे थे जो यहाँ पर आपस में एक दूसरे से थोड़ा सा क्लोज हो रहे थे। तो ये देखकर यहाँ पर ज़िलिंग थोड़ी सी शर्मा जाती है कि कहीं चू फेंग भी उसके साथ ऐसी कोई हरकत ना करते। तो चू फेंग बात कहता है कि
बताओ अगर करना चाहती तो मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सेलिंग कहती कि नहीं ऐसा नहीं करना। वो यहाँ पर उससे कहती है कि तुम कभी ऐसा नहीं सोचते कि तुम एक ऑर्डिनरी इंसान की तरह रहो, मतलब नॉर्मल तरीके से अपनी जिंदगी गुजारो, ऐसा कितना अच्छा रहता ना कि नॉर्मल तरीके से लाइफ गुजरती जाए। तो चूफेंग कहता है कि नहीं मैं तो ऐसा नहीं सोचता, क्योंकि नॉर्मल इंसान कभी भी अपनी डेस्टिनी के ऊपर कंट्रोल नहीं रख सकता, उसको बस दूसरों के हिसाब से अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ती है। लेकिन जो बंदा कल्टीवेशन के सफर पे निकलता है वो अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल कर सकता है। मैं तो मार्शल असुरा गॉड बनना चाहता हूँ ताकि दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर बनकर दिखाऊं और फिर दिखाऊं दुनिया को कि जो भी मुझसे टकराएगा उसका अंजाम क्या होगा। तो जिस घोड़ा गाड़ी से ये लोग जा रहे थे ना, वो बंदा यहाँ पर चूफेंग से कहना चाहता है कि तुम्हें पता है मैंने सुनकर रखा है कि एक मार्शल गॉड असुरा सेट है, वहाँ पर कुछ तो बहुत बड़ा हुआ है, कुछ स्वॉर्ड वैली के लोग हैं, उन लोगों ने उस जगह को पूरी तरह से खोद दिया और वहाँ से कुछ सामान वगैरह चुराने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। तो ये देखकर चूफेंग एकदम परेशान हो जाता है, क्योंकि उसका जो सेट है किंग लॉन्ग सेट, उसका इंग्लिश में नाम असुरा सेट ही आता है। तो चूफेंग ये देखकर समझ चुका था कि उसके सेट को ही पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया और एंसेस्ट्रल टूम वगैरह जो थे वो सब चीज को डिस्ट्रॉय करके रख दिया गया उस स्वॉर्ड्स वैली वालों की तरफ से। तो ये देखकर चूफेंग एकदम ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, जिसने भी ये हरकत की है, जिसने भी मेरे एंसेस्टर वगैरह को डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश की है, उनकी कब्रें वगैरह खोद कर मैं उनको नहीं छोड़ने वाला। ये काम उसी स्वॉर्ड सेक्ट वालों का जिन लोगों ने पहले भी मुझसे मेरा ये एक्स छीनने की कोशिश की थी। तो स्वॉर्ड सेक्ट वालों अब बच कर रहना, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास और एक एक को चुन चुन कर मार डालूंगा। चूफेंग तो यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था, लग रहा नहीं था कि अब वो यहाँ पर किसी को छोड़ने वाला है। वो कहता है कि मरोगे तुम लोग, जिसने भी यहाँ पर ये हरकत की है ना, मैं उस इंसान को उसी तरह से मारूंगा जिस तरह से उसने यहाँ पर मेरे एंसेस्टर की डिसरिस्पेक्ट की है। जान के बदले में जान लेने वाला हूँ। स्वॉर्ड सेक्ट वाले भी बहुत ज्यादा गुस्से में थे, वो लोग भी यहाँ पर चूफेंग को नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि उनकी भी पूरी तरह से वाट लगा के रखी थी चूफेंग ने। तो स्वॉर्ड सेक्ट का मास्टर भी पूरी तरह से तैयार हो चुका था और अपनी आर्मी को लेकर वो चूफेंग की तरफ ही बढ़ रहा था कि मैं अब देखता हूँ चूफेंग को कि वो क्या कर सकता है। पिछली बार तो वो मेरे हाथों से बचकर निकल गया था, लेकिन इस बार नहीं, इस बार मैं चूफेंग की जान लेकर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। अब यहाँ पर चूफेंग और स्वॉर्ड सेक्ट का कमाल का बैटल होने वाला है, लेकिन उसमें कौन जीतेगा? क्या चूफेंग अपने आप को बचा पाएगा और स्वॉर्ड सेक्ट वालों की वाट लगा पाएगा? वो तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलने वाला है, जिससे इनको दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चूफेंग के सामने ज़िलिंग आकर पहुंच चुकी थी और वो उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है। चूफेंग हैरान कि ज़िलिंग को क्या हुआ, वो मुझ पर अटैक क्यों करना चाहती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि असल में ये ज़िलिंग नहीं है बल्कि ये तो यांतियान है जो कि चूफेंग को मारने के लिए आया अपना भेस बदल कर। तो चूफेंग यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए उस यांतियान के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। वो फाइट ही नहीं करता, वो उसको खूब मारता और मार मार कर वो उसकी हालत खराब कर चुका था, जिसके बाद चूफेंग उसकी जान ले लेता है। लेकिन तभी उसको पता चलता है कि स्वॉर्ड सेक्ट वाले जो है ना, उन्होंने उसके किंग लॉन्ग सेट के ऊपर हमला कर दिया और उसके एंसेस्ट्रियल टोम वगैरह को सबको डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। तो ये जानते ही चूफेंग एकदम ज्यादा परेशान हो जाता है कि मैं उन स्वॉर्ड सेक्ट वालों को नहीं छोड़ूंगा, आखिर उनकी हिम्मत कैसे हुई ये करने की, वो नहीं बचेंगे। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम उसी स्वॉर्ड सेक्ट वालों का सीन देखते हैं जो कि चूफेंग के किंग लॉन्ग सेट के अंदर आ चुके थे और जितने भी एंसेस्ट्रियल टोम वगैरह होते हैं ना, सबको वो डिस्ट्रॉय कर रहे थे। मतलब कि कब्रिस्तान जहाँ पर पुराने एंसेस्टर को मारकर दफन किया जाता है, तो वो सब जिसको ये लोग डिस्ट्रॉय कर रहे थे। स्वॉर्ड सेट का मास्टर भी वहां पर मौजूद था। वो कह रहा था कि चूफेंग, जो तूने मेरे बेटे के साथ किया है ना, उसके लिए तो बदला लेना ये बहुत छोटी सी बात है। मैं तेरे सिर्फ एंसेस्ट्रल टॉम को डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ, सिर्फ इस इंतजार में कि तू कब यहाँ पर आएगा। उम्मीद है कि अब तक तुझे खबर मिल गई होगी और तू यहाँ पर आता ही होगा, उसके बाद मैं तुझसे बदला लूंगा। देखता हूँ कि तू मेरा क्या ही बिगाड़ लेता है। तो जब यहाँ पर ये काम हो रहा था ना, तभी वहाँ का मौसम बदलने लग जाता है, क्योंकि चूफेंग पास में ही मौजूद था और वहाँ पर बैठकर वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और उसके आंसू भी निकल रहे थे। वो कहता है कि जिस तरह से आज मेरे एंसेस्टर की डिसरिस्पेक्ट की गई है ना उस स्वॉर्ड वैली के हाथों, उस डिसरिस्पेक्ट का बदला मैं उसी तरीके से लेने वाला हूँ। वादा करता हूँ कि इस स्वॉर्ड सेक्ट वाले किसी भी इंसान को मैं छोड़ूंगा नहीं। तो ये सुनने के बाद ज़िलिंग जो थी वो चूफेंग से कहना शुरू करती कि चूफेंग, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, क्योंकि ये जो सफर होगा ना, ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। तुम अकेले पूरे स्वॉर्ड सेक्ट वालों का मुकाबला नहीं कर पाओगे, तो मैं सारा रिस्क तुम्हें अकेले झेलने नहीं दूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। हम दोनों जाते हैं उनसे मुकाबला करने के लिए, क्योंकि तुमने मुझे भी बचाने के लिए कई बार अपनी जान को खतरे में डाला है। तो अब मेरी बारी है कि मैं तुम्हारा थोड़ा सा एहसान तो चुकाने की कोशिश करूं, इसलिए मना मत करना और मुझे भी अपने साथ ले चलो। तो चूफेंग कहता है कि ठीक है, जब तुम कह रही हो तो हम दोनों एक साथ जाएंगे और स्वॉर्ड सेक्ट वालों को उनकी औकात दिखाएंगे। तो इसके बाद हम यहाँ पर एक चाय की टपरी का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक बंदा आता है जो कि काफी मिस्टीरियस लग रहा था और उसके ऊपर कई सारी चिड़िया बैठी होती है। यहाँ पर आने के बाद वो दुकान वाले से कहता है कि मेरे लिए मस्त चाय लगाना और काजू बादाम वगैरह लगाना मेरे इन चिड़िया
अपने दोस्तों के लिए, मैं टेबल पे बैठा हूँ, फटाफट से यहाँ पर सारा सामान लेकर आ जाना। तो इसके बाद वो बंदा आराम से टेबल पे बैठ जाता है और जब वो यहाँ पर बैठा था ना, उसको बाजू वाली टेबल पे वही स्वॉर्ड सेट के जो बंदे थे वो नजर आते हैं, जो आपस में बातें कर रहे थे। वो लोग कह रहे थे कि अरे हमारे मास्टर ने तो उस किंगलोंग सेट को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया है, धज्जियां उड़ा दी उसकी उन्होंने, जितनी भी उसके एंसेस्टर वगैरह की सोल वहाँ मौजूद हो सकती थी ना, सबको उसने डिस्ट्रॉय कर दिया, एक भी सोल अब वहाँ पर बचे नहीं है। बड़ा बुरा हाल हुआ है उस किंगलोंग सेट का, मजा ही आ गया ये काम से। तो उस किंगलोंग सेट का जो मास्टर है यानी कि कोई चू फेंग नाम का बंदा है, वो तो कहीं भागा है, भगोड़ा है वो। हमें तो लगता है कि वो ना डर गया हमारे मास्टर से, इस वजह से वो अपनी जान बचाकर कहीं भाग निकला है, वरना अगर उसको थोड़ी सी भी शर्म होती तो कब का वो यहाँ पर आ चुका होता बदला ही लेने के लिए, लेकिन उसके अंदर तो ये करने की भी हिम्मत नहीं है। वहीं पर हम चू फेंग को भी देख पाते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था ये सारी बात सुनकर, लेकिन ज़िलिंग उसको शांत करा देती है कि अभी यहाँ पर मैटर क्रिएट मत करो, एक बार हम सेक्ट के अंदर चले जाते हैं, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या होगा। लेकिन वो जो दूसरा वाला बंदा यहाँ पर मौजूद था ना, वो सीधा उन लोगों के ऊपर अपनी चाय गरम गरम फेंके मारता है। तो वो स्वॉर्ड सेट के बंदे कहना चाहते कि तू है कौन, तेरी हिम्मत कैसे हुई जो तूने हमारे ऊपर ये चाय फेंका। वो लोग जैसे ही यहाँ पर उस बंदे के ऊपर अटैक करने वाले थे कि इससे पहले ही वो बंदा तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता, और तब तक के चू फेंग ने जितने भी वो बंदे थे ना, उन सभी की स्वॉर्ड को ब्लॉक कर दिया था। मतलब वो बंदे अपनी स्वॉर्ड को निकाल ही नहीं पा रहे थे। तो तब तक के वो बंदा जो होता है दूसरा वाला, वो तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, उसके जरिए एक स्लैश देकर क्या मारता है कि जितने भी बंदे यहाँ पर स्वॉर्ड सेट वाले थे सब कट कर खत्म हो चुके थे। चू फेंग ने साथ दिया और उस बंदे ने इन सभी लोगों की जान ले ली। तो ये होने के बाद वो जो बंदा था चू फेंग से कहता है कि अच्छा तो इसका मतलब तुम हो वो चू फेंग जिसके बारे में ये लोग बात कर रहे थे, और तुम ही किंगलोंग सेट के वो यंग मास्टर हो। तो चू फेंग के हाँ कहते साथ ही वो जो बंदा होता है ना, तुरंत ही चू फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए पहुंच जाता है। तो चू फेंग भी देखकर हैरान हो चुका था कि ये मुझ पर क्यों अटैक कर रहा है। वो अपनी पावर का यूज करते हुए उस बंदे के साथ फाइट करने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि तू है, मैं तो तुझे जानता भी नहीं, तो तू आखिर मुझ पर अटैक करना क्यों चाहता है। लेकिन वो सामने वाला बंदा तो कुछ सुनता ही नहीं, उल्टा चू फेंग के ऊपर अटैक पे अटैक किए जा रहा था। ज़िलिंग भी बीच में आ जाती है, वो दोनों मिलकर उस बंदे के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बंदा अकेले यहाँ पर चू फेंग और ज़िलिंग दोनों को संभाल रहा था। मतलब कि बंदा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो चू फेंग की कुल्हाड़ी और ज़िलिंग के सारे अटैक भी यहाँ पर काम कर जाते हैं, लेकिन फिर भी वो बंदा हार मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो बंदा डबल स्वॉर्ड यूज करता था। उसकी डबल स्वॉर्ड काफी ज्यादा कमाल की लग रही थी। चू फेंग के जितने भी अटैक वगैरह थे ना, उनको देखकर यहाँ पर वो बंदा कहने लग जाता है कि तुम्हें पता है बहुत दिन बाद तुम्हारे किंगलोंग सेट ने किसी बंदे को ऐसा प्रोड्यूस किया है जिसके पास पावर है, वरना इससे पहले मैं कई बार तुम्हारे किंगलोंग सेट के बंदों से फाइट कर चुका हूँ, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग नहीं थे, वो तो बिल्कुल जल्दी हार जाते थे, लेकिन तुम मुझे अच्छी टक्कर दे पा रहे हो। तो ये देखकर मुझे अच्छा लगा कि चलो कोई तो बंदा है किंगलोंग सेट के अंदर जिसके अंदर थोड़ी बहुत जान है। तो इसके बाद जो बंदा था वो यहाँ पर अपने अटैक को रोक देता है और अपना नाम भी पता था कि मेरा नाम त्यान जी है। और फिर ये सारे तीनों के तीनों लोग जो थे ना, वो आराम से नाव के अंदर बैठ जाते हैं और कॉफी वगैरह पीने लग गए थे, मतलब चाय ही पी रहे थे। त्यान जी जो था वो चू फेंग को बताना शुरू करता है कि देखो वो जो स्वॉर्ड सेट वाले हैं ना, वो बहुत ज्यादा डेंजरस है, तो इसी वजह से मैं तुम्हारे को ना टेस्ट करना चाह रहा था। यही वजह थी कि मैंने तुम्हारे ऊपर अटैक किया। मैं ये देखना चाह रहा था कि तुम्हारे अंदर इतनी ताकत भी है क्या कि तुम स्वॉर्ड सेट वालों से मुकाबला कर पाओ। ताकत नहीं होगी तो तुम तो बिना खाली जोश में आ जाओगे और स्वॉर्ड सेट वालों के सामने जाते साथ ही मर जाओगे। लेकिन ज़िलिंग यहाँ पर उस त्यानी से कहने लग जाती कि मुझे जहाँ तक खबर मिली ना, और मैंने जितना तुम्हारे बारे में सुनकर रखा है, ये जो किंगलोंग सेट के ऊपर हमला हुआ है उसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार तुम ही हो। तुमने ही ये सारा झगड़ा शुरू करवाया था, क्योंकि तुमने उस स्वॉर्ड सेट वालों के किसी यंग मास्टर को जान से मार डाला था। उसके बाद से ही वो स्वॉर्ड सेट वाले बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए। तो त्यानी कहने लग जाता है कि देखो तुम जो कह रही है वो सच है, लेकिन जो असली में सच्चाई है ना वो ये नहीं है। हाँ, मैंने उस स्वॉर्ड सेट के यंग मास्टर के साथ फाइट की थी एक वुड स्वॉर्ड को हासिल करने के लिए, लेकिन मैंने उसको नहीं मारा था। उसको मारने वाला कोई और नहीं बल्कि यान त्यान ही था। उसने अपने स्ट्रेंज मास्क का यूज किया, उसके जरिए उसने मेरा रूप लिया और मेरा रूप लेने के बाद वो चला गया उसी यंग मास्टर के ऊपर अटैक करने के लिए, उसने उसकी जान ले ली। इस वजह से स्वॉर्ड सेट वालों को ये लगा कि मैं ही वो इंसान हूँ जिसने उनके यंग मास्टर को मारा, जबकि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। यान त्यान का सिर्फ यही प्लान था कि उसको आपस में जितने भी सेक्ट है ना, सबको एक दूसरे से भड़काना है और एक दूसरे को आपस में लड़ाना है, जिससे फायदा होगा उसे यान त्यान का। लेकिन अब जब यहाँ पर स्वॉर्ड सेट वालों ने हमारे ऊपर हमला शुरू कर ही दिया है और उन्होंने तुम्हारे एंसेस्ट्रल टोम को बर्बाद कर दिया है, तो ऐसे तो हम शांत नहीं बैठने वाले। हमें उनको सबक सिखाना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम दोनों मिलकर जाएंगे और स्वॉर्ड सेट वालों को उनकी औकात दिखाएंगे। दूसरी तरफ हम यहाँ पर उसी स्वॉर्ड सेट का सीन देखते हैं जहाँ पर वो जो मास्टर होता है वो अपने एंसेस्टर के पास आता है और यहाँ पर न जितने भी चू फेंग के एंसेस्टर वगैरह को मारा गया था उन सभी की सोल वगैरह लटकी हुई थी। सभी एंसेस्टर को मारने के बाद उनकी सोल को यहीं पर लाकर लटका दिया गया था। तो वो जो मास्टर होता है अपने एंसेस्टर से कहता है कि देखिए हमने सारी तैयारियां
तैयारियां कर ली, सारे डिसाइपल को यहाँ पर बुला लिया है। बस एक बार अब इंतजार है कि चू फेंग और तियान ये कब यहाँ पर आते हैं। एक बार वो लोग यहाँ पर आ जाए तो उसके बाद हम उनको खत्म कर देंगे। हमने सारी तैयारियां करके रखी हुई हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है ना कि जिस यंग मास्टर को मारा गया है उसका मरना एक थोड़ा सा सस्पिशियस है। कहीं ऐसा हो सकता है कि ये काम चू फेंग और उस तियान ने ना किया हो बल्कि किसी और ने किया हो। तो एंसेस्टर भड़क जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम उस यंग मास्टर के मरने के ऊपर सवाल उठा रहे हो। ये तो तुम्हारा डर साफ दिखा रहा है कि तुम्हें डर लग रहा है उस चू फेंग और तियान से, इस वजह से तुम इस तरह की बातें करो। लेकिन जब कोई बंदा हमारे सेट का मर चुका है तो क्या हम यहाँ पर डर जाएं? हम नहीं डरने वाले। तैयारी पूरी एकदम जोरों शोरों से शुरू करो कि एक बार अगर वो दोनों यहाँ पर आते हैं ना तो उन दोनों को खत्म कर दिया जाएगा। तो ये सुनकर वो मास्टर कहता है कि ठीक है एंसेस्टर, आपने बिल्कुल सही कहा। यंग मास्टर हमारा मरा है तो हम ऐसे कैसे शांत रह सकते हैं, हमें उनको खत्म करना ही होगा ताकि अपना बदला लिया जा सके। तो वही बाहर जितने भी सारे के सारे डिसाइपल मौजूद थे ना, सभी वहाँ पर खड़े होते हैं इंतजार में कि चू फेंग और तियान ये कब यहाँ पर आने वाले हैं। जैसे ये लोग यहाँ पर खड़े होते हैं वहाँ पर चू फेंग आता है और तुरंत अपनी स्वॉर्ड की मदद से सारे लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। वो अपने डैगर को बाहर निकालता है, कई सारे लोगों को तो ऐसी वो छलनी कर चुका था। वो कहना शुरू करता है कि बस बहुत हो गया, तुम लोगों ने बहुत नाटक कर लिया, अब तुम्हारा खेल खत्म है, तुम्हारे अंत का टाइम आ चुका है, तुम सब नहीं बचने वाले। वो अपनी पावर का यूज करते हुए सारे के सारे डिसाइपल के ऊपर अटैक करने लग गया था। वो डिसाइपल उसका मुकाबला करने की कोशिश करते हैं लेकिन चू फेंग की पावर के सामने वो नहीं टिक पा रहे थे क्योंकि उसके साथ तियान ये भी शामिल था। तियान तो बड़ा ही मिस्टीरियस बंदा होता है, उसके पास ना आइस और फायर दोनों की पावर थी। तो कभी वो आइस की पावर यूज करता, कभी फायर की पावर यूज करता और उसके जरिए वो यहाँ पर अटैक कर रहा था। उसी के साथ साथ ज़िलिंग भी तो यहाँ पर थी, तो वो भी अपनी पावर का यूज करते हुए सभी डिसाइपल को मारे जा रही होती। तीनों के तीनों ने जितने भी एंट्रेंस के ऊपर डिसाइपल मौजूद थे ना, जिसको एंसेस्टर ने लगा कर रखा था, तो वो यहाँ पर सारे के सारे डिसाइपल ढेर हो चुके थे। तो इसके बाद चू फेंग जो था आवाज लगाते हुए उस एंसेस्टर से कहता है कि एंसेस्टर कहाँ छुप कर बैठा हुआ है, अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो तू बाहर निकल कर आ। मैं एंसेस्टर से तेरे और उस मास्टर से दोनों से मुकाबला करना चाहता हूँ, जल्दी बाहर निकल कर आ, मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, वरना टाइम नहीं लगेगा अंदर घुसकर तुम्हें मारने में। तो सबसे पहले वहाँ पर वो मास्टर आता है और कहने लग जाता है कि अच्छा, तुम लोगों के अंदर ना कुछ ज्यादा ही जिगरा आ गया, 2-4 डिसाइपल को मारकर सोच रहे हो कि हमारे पूरे स्वॉर्ड सेट को डिस्ट्रॉय कर दोगे। सपना देखना अच्छी बात है लेकिन औकात के हिसाब से देखना चाहिए। वो तुरंत अपनी पावर का यूज करते हुए सभी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, अपने बाकी के सारे डिसाइपल को भी वहाँ पर बुला चुका था। तो अब यहाँ पर और भी कई सारे डिसाइपल आ जाते हैं जो चू फेंग को और बाकियों को पूरी तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन चू फेंग भी अपनी पावर को यूज करता है और अपनी उसी असुरा कुल्हाड़ी को बाहर निकालते हुए उसकी डिमोनिक पावर को यूज करने लग गया था। वो उसकी डिमोनिक पावर को यूज करते हुए जितने भी डिसाइपल थे सभी को डिस्ट्रॉय करने में लगा होता है। डिसाइपल तो यहाँ पर बहुत सारे थे, अनगिनत होते हैं, एक को मारता 10 और वहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन चू फेंग की कुल्हाड़ी और उसके दोस्त वगैरह की पावर सब एक साथ मिलकर जितने भी डिसाइपल थे ना, सभी की धज्जियां उड़ा रहे थे। एंट्रेंस के डिसाइपल को तो कुछ पल के अंदर मार दिया गया था, बाकी के जितने भी डिसाइपल थे उनकी भी वाट लगना बिल्कुल तय था। मास्टर तो ये नजारा देखकर बिल्कुल हैरान रह जाता है कि आखिर ये डिसाइपल वगैरह कुछ काम क्यों नहीं कर पा रहे। तो वो खुद चला जाता है उस तियानी से मुकाबला करने के लिए। वो उससे कहने लग जाता है कि तियानी तू बचेगा नहीं, तूने यंग मास्टर को मारा है ना, तू आज जिंदा नहीं बचने वाला, उसी तरह से मैं तुझे भी मारूंगा। तो तियानी भी कहते हैं कि जरा आजमा कर तो देख ले, तुझे तेरी औकात कुछ ही टाइम के अंदर पता चलने वाली है। वो उसके ऊपर अटैक करने लग गया था। तो वहीं चू फेंग यहाँ पर उस एंसेस्टर को ढूंढने में लगा होता है। उसको पता चलता है कि एंसेस्टर जो है अंडरग्राउंड के अंदर छुपा हुआ है। तो वो अपनी कुल्हाड़ी के जरिए इतना ब्रूटल अटैक जमीन पे मारता है कि पूरी जमीन यहाँ पर फट चुकी थी। और उसके बाद वो अंडरग्राउंड जाने लग जाता है जहाँ पर वो एंसेस्टर छुप कर रहता है और उसने सारे एंसेस्ट्रल टॉम के अंदर से निकाली हुई सोल को यहाँ पर जमा करके रखा हुआ था। तो जैसे चू फेंग यहाँ पर आता वो एक के बाद एक करते हुए सभी के ऊपर अटैक करने लग जाता है। यहाँ पर भी डिसाइपल वगैरह मौजूद थे तो चू फेंग यहाँ के डिसाइपल को मार रहा था। तो जैसे यहाँ पर एंसेस्टर दिखता है ना, वो कहने लग जाता है चू फेंग से कि चलो अच्छा शिकार खुद चलकर यहाँ पर आया तो आज मैं यहाँ पर इसको जान से मार दूंगा, इसको मैं बलि देने वाला हूँ इसके, और इसके जरिए मैं अपना स्वॉर्ड फॉर्मेशन जो है ना उसको एक्टिवेट करूंगा। वो तुरंत यहाँ पर अपना फॉर्मेशन एक्टिवेट करने लगता है और अपनी स्वॉर्ड को भी बाहर निकाल लेता है। उसके जरिए वो अपने फॉर्मेशन को बनाने में लगा हुआ था। उसका फॉर्मेशन काफी मिस्टीरियस लग रहा होता है, जिसने पूरे के पूरे एरिया को कवर कर लिया था। चू फेंग को भी नहीं पता था कि ये फॉर्मेशन कैसा है। वो तो अभी यहाँ पर डिसाइपल से मुकाबला करने में लगा था। लेकिन जैसे फॉर्मेशन एक्टिवेट होता है ना, जितने भी मरे हुए डिसाइपल थे वो एक बार फिर से जिंदा हो जाते हैं और अब वो दोबारा से चू फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो चुके थे। चू फेंग और ज़िलिंग दोनों ये देखकर हैरान रह चुके थे कि ये क्या हुआ, ये फॉर्मेशन तो मरे हुए डिसाइपल को कंट्रोल कर रहा है और अब जितने भी मरे हुए डिसाइपल है ना पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। हो क्या रहा है इनके साथ। लेकिन चू फेंग कहता है कि कोई बात नहीं है, एक बार मार चुका हूँ, वापस मारने में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फिर से यहाँ पर इन सभी के साथ मुकाबला करने लगता है और सारे डिसाइपल को वो मारना शुरू कर चुका था। चू फेंग यहाँ पर किसी को छोड़ने वाला नहीं था। उसकी पावर के सामने कोई भी डिसाइपल टिक नहीं पाता। वो अपने ड्रैगन स्पिरिट को समन करता है और उसके जरिए वो सभी को मारे जा रहा था। तब यहाँ पर चू फेंग की नजर जाती है उन्हीं सोल के ऊपर जिसको वो स्वॉर्ड सेट वाले उठा
उठाकर यहाँ पर ले आए थे। चूफेंग उन सोल को देखकर काफी ज्यादा खुश भी होता है और परेशान भी होता है कि किस तरह से इनको यहाँ पर रखा गया। चूफेंग सारी की सारी सोल को कलेक्ट करता है और उनको अपने स्टोरेज बैग के अंदर भरना शुरू कर चुका था ताकि वो सभी को यहाँ से ले जा सके। वो एंसेस्टर अटैक करने वाला था चूफेंग के ऊपर, लेकिन चूफेंग जल्दी जल्दी ये काम करने में लगा हुआ था। ज़िलिंग तब तक कि वो डिसेबल के साथ मुकाबला कर रही थी। तो इस चीज को देखकर वो जो एंसेस्टर था तुरंत ही अपना स्लैश अटैक देकर मार देता है ज़िलिंग के ऊपर, लेकिन तुरंत ही चूफेंग ने यहाँ पर आकर ज़िलिंग को बचा लिया था। इस वजह से उसकी जान बच जाती है, वरना तो यहाँ पर ज़िलिंग अभी मर गई होती। एंसेस्टर कहता है कि नहीं, तुम लोग नहीं बचने वाले। तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम यहाँ पर आ गए हो, यहाँ आने के बाद भी मुझसे मुकाबला करते हुए बच जाओगे? कभी भी नहीं। तुम लोग तो एकदम डरपोक हो, देखो किस तरह से अपनी जान बचाकर भाग रहे हो। चूफेंग यहाँ पर ज़िलिंग को लेकर जा चुका था क्योंकि उसका मकसद था अपने एंसेस्टर वगैरह की सोल को लेना, तो वो उसको ले लिया और अब यहाँ पर उसका यहाँ पर मतलब क्या है, इसलिए वो यहाँ से भाग निकला था। तो ये देखकर वो एंसेस्टर कहता है कि चूफेंग तू यहाँ पर भाग रहा है ना, तू बचेगा नहीं। तुझे और तियानी दोनों के दोनों को नहीं मार दिया ना तो मेरा भी नाम एंसेस्टर नहीं। उधर तियानी जो था वो अभी भी यहाँ पर उसी मास्टर के साथ मुकाबला कर रहा था और यहाँ पर मास्टर जो होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था। वो पूरे गुस्से में था तो वो तियानी के ऊपर कई सारे अटैक करता है, लेकिन तियानी भी यहाँ पर उसको खूब मारता है। दोनों का बैटल एकदम बराबर की टक्कर का लग रहा था। और तब वहाँ पर वो मास्टर किसी तरह के स्क्रोल को बाहर निकाल लेता है, जैसे अपना वांगन बाहर निकालता है ना, ठीक वैसा ही वो किसी स्क्रोल को बाहर निकाल चुका था और उसके जरिए वो बहुत ही भयंकर थंडर अटैक देकर मार देता है तियानी के ऊपर। अटैक तो काफी मस्त लग रहा था देखने में। तो ये देखकर वो तियानी कहता है कि अच्छा तूने अपने अटैक का जलवा दिखाया, अब मेरे अटैक का जलवा नहीं दिखेगा क्या? अब मैं तुझे दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो तियानी भी यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करता है। पावर को एक्टिवेट करने के बाद वो एक बहुत ही कमाल का अटैक बना चुका था ताकि वो उस मास्टर के ऊपर कर सके। वो अपनी एक बहुत ही भयंकर स्पिरिट को समन करता है जो कि किसी बीस्ट की लग रही थी, और उसी बीस्ट स्पिरिट को समन करने के बाद वो सीधा अटैक करने के लिए तैयार था उसी मास्टर के ऊपर। मास्टर भी एक पल को ये अटैक देखकर हैरान हो जाता है कि आखिर ये किस तरह का अटैक है। तो वो भी अपनी पावर को यूज करता है और उसके जरिए वो उस बीस्ट को रोकने में लगा हुआ था। लेकिन लिटरली में यहाँ पर तियानी ने अपनी बीस्ट का यूज करते हुए उस स्क्रोल को डिस्ट्रॉय किया और मास्टर को भी उठाकर दूर फेंक दिया था। मास्टर की हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है, वो अधमरा हो गया था। उसके अंदर बिल्कुल भी जान नहीं बची थी कि वो यहाँ पर कुछ करके दिखा सके। तो इस चीज को देखकर वो एंसेस्टर बिल्कुल पगला जाता है कि नहीं, यहाँ पर तो इस मास्टर ने भी अपनी हिम्मत हार ली। ये मास्टर भी कुछ नहीं कर पाया। मास्टर की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि वो कुछ ही टाइम के अंदर वहाँ पर मर जाता है। तियानी ने उस मास्टर को मार डाला। एंसेस्टर कहता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता। पहले इन लोगों ने यहाँ सबसे पहले उस यंग मास्टर को मारा और उसके बाद अब इन लोगों ने इस मास्टर की भी जान ले ली है। मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, ये लोग मरेंगे। वो कहता है कि तियानी बस बहुत हो गया, बहुत बच लिया तू, अब यहाँ पर तू नहीं बचने वाला। मैं यहाँ पर तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, देखता हूँ कि तू बचकर कहाँ तक भाग पाता है। वो तुरंत अपनी पावर को यूज करता है और बहुत ही खतरनाक अटैक वो बनाने लग गया था। कोई कमाल का अटैक लग रहा था जिसे वो रेडी कर रहा होता। वो साथ में ये भी कह रहा था कि जिस यंग मास्टर को तूने मारा था वो मेरा पोता था, और अब जिस मास्टर को तूने मारा है वो मेरा बेटा था। तूने मेरे बेटे और मेरे पोते दोनों को मार दिया, तो अब यहाँ पर मैं तुझे उतने ही टुकड़ों में काटूंगा जितने अटैक तूने मेरे बेटे और पोते के ऊपर मिलकर मारे हैं। तू मरने के लिए तैयार हो जा। एक तरफ वहाँ पर एंसेस्टर पूरी पावर को एक्टिवेट करके तैयार था, तो दूसरी तरफ चूफेंग, वो तियानी और ज़िलिंग तीनों की तीनों यहाँ पर तैयार थे उस एंसेस्टर से लड़ने के लिए। लेकिन अब इस बैटल के अंदर कौन जीतेगा वो तो अभी हमें नहीं दिखाया जाता, वो हमें पता चलने वाला है नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।